दोस्तों, रियाज के एक हॉस्पिटल में फ्लोरेसेंट लाइट्स की तेज रोशनी थी और हवा में एक अजीब सी बेचैन खामोशी। ऐसे में हार्ट मॉनिटर की आवाज आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो रही थी, जो बाद में फ्लैट लाइन की तरह नजर आती है। ऐसे में एक जोरदार आवाज गूंजती है कॉरिडोर में, एक जन्नाटेदार थप्पड़, एक ऐसा थप्पड़ जो एक चेहरे पर नहीं पड़ा बल्कि सऊदी अरब की सल्तनत के निजाम पे पड़ा। इस थप्पड़ की गूंज आज भी सऊदी तारीख में सुनाई देती है। इस थप्पड़ वाले मोमेंट के पीछे एक आम सा शहजादा था, एक ऐसा शहजादा जो लंदन और पेरिस में नहीं पला बड़ा था बल्कि रियाज की आम गलियों में बड़ा हुआ। एक ऐसा आम सा लड़का जो एज ऑफ एम्पायर्स खेलता खेलता सऊदी अरब की एम्पायर को कैप्चर कर गया, जिसे कोई भी सीरियस नहीं लेता था। वो सऊदी अरब का डिफेक्टो रूलर कैसे बन गया? जी, मैं मोहम्मद बिन सलमान की बात कर रहा हूँ। आज हम जानेंगे कि कैसे पावर ने लॉयल्टी को पीछे छोड़ दिया। मोहम्मद बिन सलमान यानी एमबीएस। एमबीएस एक ऐसे खानदान में पैदा होता है जहां पावर विरासत में तो मिलती है, लेकिन यहाँ इंडिपेंडेंस गुमराही समझी जाती है। उनके वालिद प्रिंस सलमान रियाद के कई दहाइयों तक गवर्नर रहे और डिसिप्लिन और सख्ती की वजह से मशहूर थे। सो मच सो कि वो अपने दफ्तर में बैठे हुए फाइलें निकालते हुए, डिप्लोमेट से बातें करते हुए भी किसी को डिसिप्लिन करते हुए हिचकिचाते नहीं थे। किसी को डांटना, बहुत सख्ती से बोलना, सरजनिश करना और इवन थप्पड़ मार देना उनके लिए मामूल की बात थी। मोहम्मद बिन सलमान एक ऐसे वक्त में जब सारे प्रिंसेस सऊदी अरब के यूरोप, यूके और यूएस के बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ रहे थे, ये रियाज की गलियों में ही पला बड़ा। तकरीबन हर मीटिंग में अपने वालिद के साथ बैठ जाता। फैसले किस तरह होते हैं, कैसे एक ही लाइन में पॉलिसी बना दी जाती है, ये मोहम्मद बिन सलमान ने सीखा। बचपन में एज ऑफ एम्पायर्स खेलने का शौकीन मोहम्मद बिन सलमान वक्त गुजरता गया तो आहिस्ता आहिस्ता 16 साल का जब हुआ तो उसके शौक बदल चुके थे। अब वो गाड़ियों की सेल परचेज का शौकीन। इससे दिल भरा तो उसने स्टॉक एक्सचेंज में बाइंग एंड सेलिंग स्टार्ट कर। उसने शेयर्स का कारोबार सीखना शुरू किया। नई से नई चीज की उसको फैंटेसी होती है। उसने ये सीखा कि कामयाब बादशाह बनने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिस्ट होना भी जरूरी है। फिर एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसने एमबीएस के अंदर आग भड़का दी। एक मिलिट्री मीटिंग थी और उसमें ओपनली मोहम्मद बिन सलमान के साथ बदतमीजी। खालिद अल तुवैजरी जो किंग अब्दुल्ला का चीफ कोच था, उसने मोहम्मद बिन सलमान को ठीक ठाक डांट पिलाई और उसको डिसिप्लिन किया। मोहम्मद बिन सलमान ने दिल ही दिल में सोचा कि ये मेरा पहला टारगेट होगा। मोहम्मद बिन सलमान और इवन प्रिंस सलमान खालिद अल तुवैजरी बहुत चुभता था, क्योंकि ये एक नॉन रॉयल होने के बावजूद रॉयल्टी वाली जिंदगी गुजार रहा था। बड़े बड़े मैंशंस, यॉट्स और बड़ी बड़ी गाड़ियां। लग्जरी का दूसरा नाम खालिद अल तुवैजरी था। फिर चूंकि वो किंग का बहुत बड़ा कॉन्फिडेंट था तो इस वजह से ताकत का सरचश्मा भी वही था। और ये अजीब तरह का जो घमंड खालिद अल तुवैजरी ने अपने अंदर पाला हुआ था, ये प्रिंस सलमान को तो खटकता ही था, लेकिन एमबीएस ने भी उसको अपने निशाने पर रखा। 2014 के आखिर में डेजर्ट के अंदर किंग अब्दुल्ला का रॉयल टेंट लगा हुआ है। सिचुएशन कुछ यूं है कि किंग अब्दुल्ला की हालत शदीद बिगड़ चुकी, लेकिन खालिद अल तुवैजरी अपने लॉयलिस्ट को ये कहता है कि डोंट टेल सलमान। प्रिंस सलमान को पता नहीं चलना चाहिए कि किंग अब्दुल्ला की हालत कैसी है। देखिए, खालिद अल तुवैजरी ये चाहता था कि पावर ट्रांजिशन कुछ इस तरह से हो कि मितर बिन अब्दुल्ला जो किंग अब्दुल्ला के बेटे थे, इक़्तिदार मितर बिन अब्दुल्ला को ट्रांसफर कर दिया जाए नेशनल गार्ड की सपोर्ट से। खालिद अल तुवैजरी उस वक्त किंग अब्दुल्ला के बाद सबसे ताकतवर आदमी थे, तो एक किस्म का पैलेस के अंदर एक साइलेंट कू चल रहा था। लेकिन खालिद अल तुवैजरी मोहम्मद बिन सलमान को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। एमबीएस जवानी के फौरन बाद ही इक़्तिदार की सब सरगर्मियों को समझ चुके थे। उन्होंने वक्त के साथ साथ अपना नेटवर्क बिल्ड करना शुरू कर दिया। छोटे से छोटे मुलाजिम से लेके चीफ ऑफ पुलिस तक हर जगह मोहम्मद बिन सलमान के जासूस थे। मोहम्मद बिन सलमान को अपने ही एक जासूस के जरिए खबर मिलती है कि टाइम इज राइट, किंग अब्दुल्ला इज ऑलमोस्ट डेड। जब मोहम्मद बिन सलमान को ये खबर मिलती है तो मोहम्मद बिन सलमान अपना पूरा नेटवर्क एक्टिवेट कर देते हैं। अब किंग क्रिटिकल कंडीशन में थे, शदीद, और यूं समझ लें कि बिल्कुल मरने के करीब। जब मोहम्मद बिन सलमान को ये कंफर्म हो चुका था तो उसने प्रिंस सलमान को ब्लैक एसयूवीज के कारवां में साथ बिठाया और हेडलाइट्स ऑफ की और धूल उड़ाती हुई एसयूवीज का कारवां रियाज की उस अस्पताल में पहुंचा। हर कैमरा, हर एंट्री सब मॉनिटर होते थे। सुबह तक रियाज भर में एक सन्नाटा था और अजीब अफवाहों का बाजार गर्म था कि किंग अब्दुल्ला जिंदा भी हैं या मर चुके हैं। विजिटर्स को हॉस्पिटल में एक अजीब सा सीन मिला। लंबे कॉरिडोर्स में ग्लास विंडोज के पीछे एक कमजोर सा जिस्म पड़ा हुआ था। किंग अब्दुल्ला ही की अपनी एक बेटी ने कहा, ही लुक्स सो स्मॉल, ही लुक्स डेड। अलबत्ता एक शख्स था जो अब भी किसी गुमान में था, खालिद अल तुवैजरी। वो ये समझ रहा था कि आज भी मैं चूंकि ऑर्डर्स दे रहा हूं तो सब मेरी ही चल, मगर अंदर ही अंदर उसको ये एहसास जरूर था कि क्लॉक चल चुका है। एमबीएस अपना अगले मूव के लिए तैयार बैठा। उन रूमर्स ने उसके अंदर एक अजीब सी भट्टी जलाई हुई। अब वो सिर्फ एस्पायरिंग नहीं बल्कि शदीद डिटरमेंट था। 21 जनवरी 2015 की रात हार्ट मॉनिटर ने बिल्कुल सीधी लाइन शो कर। मोहम्मद ने बाप से कहा, अब वक्त आ गया। रियाज की रात में एक नई दास्तान रकम होने जा रही। यहाँ से शुरू होती है वो कहानी जहाँ एक थप्पड़ ने सल्तनत को हिला के रख दिया। एक जवान ने पावर को अपना खेल बना लिया। एक तकलीफ दे रात गुजर जरूर चुकी, लेकिन रियाज अभी भी सोया नहीं था। हॉस्पिटल के बाहर ये जो साइलेंट कॉन्वॉय आया एसयूवीज का, इसने एक नया कूप जनरेट। इंजन बंद हो चुके थे, लोग अंदर बेचैन थे, सब जानते थे अब पावर का फैसला सिर्फ कुछ मिनट्स की दूरी पर है।
किंग अब्दुल्ला ऑफिशियली मौजूद, मगर अनाउंसमेंट नहीं हुई। जैसे ही खालिद अल तुवेजरी ने मोहम्मद बिन सलमान और प्रिंस सलमान को अंदर आते देखा तो उसने कहा मुबारक हो किंग सलमान। सलमान बिन अब्दुल अजीज ने एक जन्नाटेदार और इस थप्पड़ की गूंज रियाज के इस अस्पताल के कॉरिडोर्स में दूर तक सुनाई। एमबीएस पीछे धीमी सी मुस्कुराहट से सब देख रहा था, क्योंकि ये सब उसी का किया था। खालिद अल तुवेजरी को एहसास हुआ कि बस अब खेल खत्म हो चुका है। उस थप्पड़ की गूंज ने पूरे रियाज पे एक बात वाज़ेह कर, ये सल्तनत बदल चुकी है, निज़ाम मुख्तलिफ है, बादशाह कोई और आएगा। खालिद अल तुवेजरी को सलमान ने कहा दफा हो जाओ यहाँ से। अब इक़्तिदार के ईवानों में उस छोटे से कमरे में सिर्फ 2 अशखास थे, बाप जो किंग था, बेटा जो डिफेक्टो रूलर था, और उस एक थप्पड़ ने उनकी दुनिया बदल। अब सुबह के 4 बज चुके। रॉयल दीवान के अंदर एक नई डिग्री, एक नया ऑर्डर लिखा जा रहा था। किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल हो, सलमान बिन अब्दुल अजीज नए बादशाह होंगे। नेशनल टीवी पर प्रॉपर अनाउंसमेंट होती है कि सऊदी अरब के नए बादशाह किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज हैं। लेकिन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के चेहरों को आप जूम करके देखें तो पीछे एमबीएस खड़े हैं। ये एमबीएस ही असल रूलर। ये मोमेंट किंग का नहीं था, ये मोमेंट मोहम्मद का था। पेन किंग के हाथ में जरूर था, लेकिन उसकी सील मोहम्मद ने लगाई। अगले चंद हफ्तों में क्या देखने को मिलता है कि पुराना जो सिस्टम सदियों से चला आ रहा है सऊदी अरबिया में, वो रेत की दीवार साबित होता है। सलमान ने तुवेजरी को रॉयल कोर्ट से निकाल बाहर किया। तुवेजरी के सब लोगों को एमबीएस ने अपने लॉयलिस्ट से रिप्लेस कर दिया। रॉयल कोर्ट में डिजिटल स्क्रीन लग गई। हर मिनिस्ट्री की लाइव फीड मोहम्मद बिन सलमान को नजर आ रही। मोहम्मद ने हर मीटिंग को खुद अटेंड करना शुरू किया। अब ये मुल्क फाइल से नहीं परफॉर्मेंस से चलेगा, बयानिया ये था। रात भर उसका ऑफिस जागता रहता। किंग सो जाते थे, एमबीएस काम करते। एक एडवाइजर ने कहा नो वन स्लीप अंटिल मोहम्मद डजंट। अब हर फाइल, हर अपॉइंटमेंट, हर कॉल एक ही सेंटर से गुजरती थी। अब वो पावर सेंटर था मोहम्मद बिन सलमान। और अब सिर्फ सऊदी अरेबिया नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को ही ये बावर करवा दिया गया कि मोहम्मद बिन सलमान ही असल रूलर है। वाशिंगटन में जैसे एक सदमे का समा था। मोहम्मद बिन नाइफ, जिसको मिस्टर काउंटर टेररिज्म समझा जाता था, लेकिन अब हर ब्रीफिंग में यूएस को ये बात समझ आ चुकी थी कि देयर इज अ न्यू मैन इन ऑफिस। ही इज बोल्ड, ही इज अनप्रेडिक्टेबल एंड ही इज वेरी डेंजरस। ऑयल प्राइसेस डाउन थी, रिफॉर्म्स की बातें हो रही थी और एमबीएस ने विजन 2030 लॉन्च किया। लेकिन अंदर अंदर अब वो एक ऐसा इंसान बन चुका था जो सिर्फ जीत को समझता था। पावर अब एडिक्शन बन चुकी थी। ऑफिशियली किंग सलमान किंग जरूर था, मगर गवर्नेंस एमबीएस के हाथ। सऊदी अरब के सब अफसरान, सब ब्यूरोक्रेट ही कहते थे कि किंग कह देते हैं डिस्कस विद मोहम्मद। रॉयल फैमिली समझ गई थी कि अब रियल अथॉरिटी बदल चुकी है, अब बादशाह बराए नाम ही है। पहले रॉयल फैमिली समझी, फिर पूरा सऊदी समझा, और अब पूरे ग्लोब में ये बात समझ आ चुकी। मोहम्मद अब फाइल से ज्यादा लॉयल्टी को चेक करते थे, और जहां उन्हें हल्की सी भी भिनक हो जाती कि मेरे खिलाफ कोई साजिश हो रही है, कोई डबल क्रॉस कर रहा है, तो चंद लम्हों में बोरिया बिस्तर पैक कर दिया जाता। वहां रियाज में किंग अब्दुल्ला को दफना दिया गया। अब सारी वेस्टर्न दुनिया के लिए मोहम्मद बिन सलमान एक मिस्ट्री था। ये फास्ट फूड खाता, मोटा, लंबा चौड़ा नौजवान अब एकदम कैसे पूरे सऊदी अरब को चलाएगा। अब हालात यकसर बदल चुके। इक़्तिदार के ईवानों में आपको नए लोग जरूर नजर आते जो बहुत एम्बिशियस भी, लेकिन अंदर ही अंदर उन सब के अंदर खौफ भी था। खौफ किसका? एमबीएस का। हर चीज रिपोर्ट होती, छोटे से छोटा नाम, छोटी से छोटी तफसील, और हर फाइल। सेंट्रलाइजेशन का एक ऐसा दौर जिसमें मोहम्मद बिन सलमान ही सिस्टम था और मोहम्मद बिन सलमान ही से सिस्टम था। एक ऐसा सिस्टम जो फाइल से नहीं बल्कि खौफ से चलता था। हर मीटिंग में कैमरा था। किसका ट्रांसफर, किसकी पोजीशन, किसकी इज्जत, सब एक क्लिक से खत्म हो रहा था। एक मिनिस्टर ने डर के मारे बोला एमबीएस के ऑफिस में सिर्फ पॉलिसी नहीं बनती बल्कि मुकद्दर लिखे जाते हैं। अब 2015 से 2016 तक सऊदी अरब बदल रहा था। पूरी दुनिया को ये नजर आ रहा था। दिन ब दिन नए से नए रिफॉर्म्स आ रहे थे। विजन 2030 लॉन्च हो चुका था और साइड बाय साइड बहुत सारे क्रैकडाउन्स भी चल रहे थे। एमबीएस ने बोला कि रिफॉर्म्स सिर्फ पेपर पर नहीं होंगे, रिफॉर्म्स फिजिकली होती हुई नजर आएंगी। अब उसका गोल ये था कि सऊदी अरब को एक नई जिद्दत, नई जहत देनी, और जो इस रिफॉर्म के रास्ते में आएगा उस रुकावट को हटा देना। वो यूएई की मॉडल से बहुत इंप्रेस था। वो चाहता था कि सऊदी अरब में ऑयल के साथ साथ एक मुतबादल इकोनॉमी का जरिया भी बने। मोहम्मद बिन नाइफ, प्रिंस नाइफ बिन अब्दुल अजीज के बेटे। प्रिंस नाइफ बिन अब्दुल अजीज की वफात के बाद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन नाइफ 2015 से 2017 तक रहे। मोहम्मद बिन नाइफ काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट समझे जाते थे। उनको मिस्टर काउंटर टेररिज्म कहा जाता था। सीआईए और यूएस की मुख्तलिफ एजेंसीज के साथ उनके बहुत क्लोज रवाबित थे और उनको यूएस के साथ बहुत लॉयल समझा जाता था। एमबीएस ने जब सारा सिस्टम, सब सेटअप, इक़्तिदार अपने हाथ में मरकूज करना शुरू किया तो मोहम्मद बिन नाइफ का नेटवर्क उसको महसूस हुआ कि मेरे लिए रुकावट बन सकता है। बजाय ओपनली कन्फ्रंटेशन करने के, एमबीएस ने मोहम्मद बिन नाइफ के सारे नेटवर्क को, सब कॉम्पिटेंट ऑफिशियल्स को आहिस्ता आहिस्ता सर्कल आउट करना शुरू कर दिया। उसने पावर, मनी और हर इंपॉर्टेंट पोजीशन से एमबीएन के बंदों को फारिग कर दिया। एमबीएस को सिर्फ 2 चीजों का जुनून था, कंट्रोल और शदीद स्पीड। फिर आया वो वाला मोमेंट जब वो स्पीड सिस्टम के अंदर के लोगों से टकरा गई। एमबीएस अरामको का आईपीओ करना चाहते थे। रिफॉर्म जैसे कि विमेन ड्राइविंग लॉ, यूथ एम्पावरमेंट, सब पब्लिक साइड पर तालियां बजा रही थी, लेकिन अंदर एक नया नेटवर्क बन रहा था। कैसा नेटवर्क? जिसको नेटवर्क ऑफ एनफोर्सर्स कहा जा रहा था। जो क्राउन को चैलेंज करे उन्हें मैनेज किया जाए। वर्ड मैनेज इज इंपॉर्टेंट।
इस नेटवर्क ऑफ एनफोर्सर्स को किसी ने टाइगर स्क्वाड का नाम दिया और किसी ने किलर स्क्वाड का। इनका काम सिर्फ एक था कि ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर विदाउट क्वेश्चनिंग एनीथिंग। 2017 में एक अजीब अनोखा वाकया, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन नाइफ को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। एक रूलर जो अमेरिका का ट्रस्टेड पार्टनर था, उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया गया और अगले दिन सऊदी टीवी पर अनाउंसमेंट हुई, मोहम्मद बिन सलमान इज द न्यू क्राउन प्रिंस। बस एक रात पुराना सऊदी एरा मिटा दिया गया। मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत सारे रॉयल्स को, रिच ब्रैट्स को अरेस्ट कर दिया। रिट्स कार्ल्टन में एक रात में दर्जनों के हिसाब से शहजादों को, बिलियनर्स को रिट्स कार्ल्टन होटल में भेड़ बकरियों की तरफ बंद कर। टीवी पर अगले दिन लाइन थी, एंटी करप्शन ड्राइव चल रही है, लेकिन अंदर अंदर ये सब पावर ग्रैबिंग इनिशिएटिव था। एक ऑफिसर ने बाद में बोला, उन्होंने हम सबसे सिग्नेचर्स लिए और साइन करते ही हमारी जिंदगी बदल गई। हर रूम में एक स्क्रीन थी, एक रिकॉर्डिंग डिवाइस थी और एक मैसेज, किंग का ऑर्डर है। लेकिन सबको पता था किंग का नहीं, एमबीएस का ऑर्डर है। ये रिट्स कार्ल्टन का वही होटल था जहां बराक ओबामा और इस तरह के टॉप प्रेसिडेंट्स और डेलीगेट्स आकर स्टे करते हैं। अब वहीं लोग झुक झुक कर, हाथ जोड़कर माफिया मांग रहे थे, अपनी जिंदगियों की दुआएं दे रहे। और अब पावर की डेफिनेशन चेंज हो। एंटी करप्शन के ड्राइव के नाम पर एमबीएस ने ग्लोबली अपने आप को रिफॉर्मर और विजनरी शो किया, जबकि लोकली ही वाज रूथलेस एंड एग्जीक्यूटर। फिर क्या हुआ, यकायक हॉलीवुड स्टाइल की पीआर कैंपेन लॉन्च हुई। मैगजीन्स ने लिखा, द यंग प्रिंस हु विल चेंज द मिडिल ईस्ट। एक कॉन्फ्रेंस में एमबीएस ने बोला, वी आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू सऊदी अरेबिया। एमबीएस का ये जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप था, इसको टाइगर स्क्वाड भी कहा जाता था। टाइगर स्क्वाड एग्जीक्यूशनर्स थे और टाइगर स्क्वाड का काम टर्मिनेशन का था। एक एडवाइजर ने यहाँ तक बोला कि एमबीएस को सब चीजों में कंट्रोल चाहिए, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे एमबीएस कहीं अपनी तनकीद बर्दाश्त नहीं करते और जो लगाई गई हदूद से बाहर निकले, उन लिमिटेशंस को क्रॉस करने वाले के लिए एक साइलेंस मैकेनिज्म था। अब आपको अगली एपिसोड में सुनने को मिलेगा कि रियाद में एक नई फाइल ओपन हुई। इस नई फाइल में स्पेशल ऑपरेशंस लिखा था और उस फाइल के फर्स्ट पेज पे एक लफ्ज था, इस्तांबुल। अगले एपिसोड में इस्तांबुल में एक मर्डर की बात करेंगे जहां सच का गला घोंट दिया गया। ये सब कैसे हुआ, आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। सीएसएसएन बियॉन्ड को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।